वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टीम जनरेटर और बॉयलर का पार्ट 7। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा पार्ट 7 है। इसमें हम लोग देखेंगे सिंपल वर्टिकल बॉयलर। ये सबसे सिंपल बॉयलर है। इसके आगे हम बाकी सारे बॉयलर को कंप्लीट करेंगे। सिंपल वर्टिकल बॉयलर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि इसे हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेसिक बॉयलर है। इसके सारे फीचर जो हैं आगे के सभी बॉयलर लगभग कॉमन होंगे, तो इसको हम लोग अगर समझ लेंगे तो बाकी आगे के बॉयलर को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसे हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल वर्टिकल बॉयलर है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं, उसके बाद से फिर इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं। उसके बाद जो नोट्स में दिया गया है हम लोग उसे पढ़ के समझेंगे। देखिए, ये पूरा हम लोग के पास है फिगर सिंपल वर्टिकल बॉयलर का। अगर आप देखे होंगे जो घर में जनरली यूज होता है, जिसे हम लोग भट्ठी या फिर अंगीठी कहते थे, उसी के मॉडल पे ये हमारा वर्क करता है। बॉयलर भी उसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। बस अंतर क्या होता है कि उसमें कोई अलग से बर्तन रख करके ऊपर से पानी को गर्म करते हैं। इसमें सेल में ही इसी में पानी भरने की व्यवस्था बनी होती है। तो आइए देखते हैं इससे कंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले जैसे नीचे वाले भाग में देखेंगे तो यहाँ पर एक, ठीक है, एक जाली लगी होती है। जाली क्यों लगी होती है? क्योंकि यहाँ पे ये हमारा भट्ठी है, ठीक है। इस भट्ठी में क्या होता है, जो भी कोयला वगैरह है या लकड़ी है जो जलाई जाती है, इस भट्ठी में जलाया जाता है। तो भट्ठी में जलाने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक जाली होती है। इसी जाली के ऊपर कोयला और लकड़ी को रखकर जलाया जाता है, और जो भी जलने के बाद जो राख बचता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, राख गर्त यानी कि एस्पिट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से यहाँ देखेंगे जो भट्ठी है हमारी, उसे हम लोग बॉयलर भट्ठी या फिर जो है इसे फायर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसे फायर बॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस भट्ठी में कैसे कोई चीज़ डाला जाएगा, जैसे कि कोयला लकड़ी, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है, जैसे बोलते हैं फायर होल, भट्ठी द्वार बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। और इस भट्ठी का जो अंदर का ये सेल है, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक सेल, ठीक है। मतलब कि जो दीवार अंदर बनी हुई है उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक सेल या इंटरनल सेल, ठीक है। उसके अलावा जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक और होल बना हुआ है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हैंड होल, ठीक है, जिसे हाथ तो डाल के उसे साफ सफाई मरम्मत आदि किया जा सके, इसके लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये पूरा जो सेल बना हुआ है, ठीक है, ये जो सेल बना हुआ है ये हमारा है बेलनाकार बाँह खोल, मतलब कि आउटर सिलेंड्रिकल सेल, जिसे बोलते हैं आउटर सिलेंड्रिकल सेल, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे मेन होल बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा मेन होल है। उसके बाद से ऊपर देखेंगे चिमनी लगा हुआ है। चिमनी से हमारा जो भी वाटर गर्म करने के बाद जो कोयले का धुआं वगैरह है वो सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा बॉयलर का ये खोल का शीर्ष है, ठीक है। ये हमारा भट्ठी का शीर्ष है, ठीक है। ये चीज़ इसमें जो कंपोनेंट है इसको हमने यहाँ पे बताया। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर जो है इसके रास्ते जो है हमारा फायर होल है, उसके रास्ते यहाँ पे मटेरियल रखा जाता है जलने वाला, वो जलता है। जब वो फायर में होता है तो देखेंगे इसमें पानी भरा हुआ है। तो पानी कैसे भरा हुआ है, जो वाटर है इस तरीके से भरा गया है, और इसमें ट्यूब में जो है वाटर बहता है। जैसे एक ट्यूब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और दूसरा ट्यूब यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, सामने से बना हुआ है, जो कि तिरछा होता है। तिरछा का मतलब कि एक ट्यूब देख रहे हैं ऐसे लगा हुआ है, तो दूसरा ट्यूब यहाँ से इस तरीके से लगा होगा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, वो पीछे की तरफ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ये इंक्लाइंड हो जाता है, इंक्लाइंड होने के कारण इसका जो हीट से कॉन्टेक्ट एरिया जो क्या है बढ़ जाता है, ठीक है। और जो भी इसके पाइप के रास्ते जो वाटर जाता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होकर के यहाँ ऊपर की तरफ जो है स्टोर हो जाता है, और जो भी यहाँ पर ईंधन दहन किया जाता है उसका धुआं जो है, वेस्ट गैसें जो है बाहर की तरफ निकल जाती हैं।
ये प्रोसेस इसमें होता है। जितनी बातें हमने बताई यही बातें इसमें आपको लिखनी भी है। तो आइए थियरी को पढ़ते हैं और उसमें और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसके तिर्यक नलिका बॉयलर, इसे तिर्यक खड़ा बॉयलर मतलब कि वर्टिकल क्रॉस ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे वर्टिकल क्रॉस ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं। चित्र के अनुसार इसमें एक बेलनाकार आंतरिक खोल आई होता है। आई का देने का क्या मतलब कि एक सिंबल जैसा फिगर में दिखाया गया है। अगर इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, इसको बस इतना लिख सकते हैं कि चित्र के अनुसार एक बेलनाकार आंतरिक खोल होता है। जैसा कि हमने देखा कि जो जाली के जो भट्टी के अंदर का खोल है, इसकी बात करें, इसका जो दीवार है इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें बताया गया इसमें बॉयलर भट्टी फायर बॉक्स होती है और यह आंतरिक खोल एक बेलनाकार बाँह खोल से घिरा होता है। ठीक है, इसमें भी बताया गया जो भट्टी होती है उसमें फायर बॉक्स होता है, भट्टी को ही फायर बॉक्स कहते हैं। ठीक है, यह आंतरिक खोल जो अंदर का खोल है वो बाहरी खोल से घिरा होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, बॉयलर भट्टी की तली में एक जाली लगी होती है जिस पर कोयला जलाया जाता है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। आगे देखते हैं। जाली ढलवे लोहे की अनेक छड़ों से इस प्रकार बनी होती है कि छड़ों के बीच पर्याप्त स्थान छूटा रहे जिसके कारण कोयला जलाने में के लिए हवा का प्रवेश हो सके और राख नीचे गिर सके। जो जाली बना होता है वो इस तरीके से बना होता है कि जाली का मतलब ये है कि उसमें गैप हो। ठीक ना, उसमें गैप हो और जब कोयला जलेगा तो राख नीचे गिरेगा और इसी जाली के रास्ते क्या होगा, हवा ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा जिससे कोयले का दहन होगा, कोयला जलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जाली के ठीक नीचे एक राख गर्त यानी कि एस्पिट या राख गड्ढा होता है जिसमें कोयले की राख इकट्ठी होती है। मतलब कि एस्पिट होता है जिसमें जो राख गर्त है, एस्पिट होता है जिसमें राख गिर के इकट्ठा होता है। राख गर्त बॉयलर की तली का भी काम करता है। जो राख गर्त होता है, एस्पिट होता है, वो बॉयलर की तली का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉयलर भट्टी का ऊपरी भाग फ्लू गैस के ऊपर ले जाने वाली नलिका के माध्यम से चिमनी सी तक पहुँच जाता है। यहाँ पे ये बता रहा है एक ट्यूब के द्वारा जो है जली हुई गैस जो है वो चिमनी तक पहुँचती है। ठीक है, भट्टी का यह भाग भट्टी शीर्ष तथा बाँ खोल बी का ऊपरी भाग खोल शीर्ष कहलाता है। ये जो ऊपर का भाग हमने देखा था वो हमारा खोल का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, अब टैंक ट्यूब तथा चिमनी भट्टी की जली हुई फुल गैसों को बाहर निकालने वाले मार्ग होती है और भट्टी में वायु प्राकृतिक प्रवाह में भी सहायता होता है। देखिए इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको जैसे जो चीज़ें पहले समझा दी गई है वो चीज़ में आप लिख के आइएगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे ये बताया कि इसमें जो ड्राउट होता है वो नेचुरल ड्राउट होता है। इसमें किसी प्रकार मतलब कि जो चिमनी होती है, चिमनी की ऊंचाई के कारण एयर प्रेशर के कारण जो एयर का फ्लो नीचे जाली से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है, कहने का ये मतलब इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। सरल बॉयलर में प्राकृतिक वायु प्रवाह विधि का प्रयोग किया जाता है जिसके अनुसार चिमनी की ऊंचाई के कारण भट्टी का दबाव वायुमंडलीय दबाव से कुछ कम होता है और बाहर की वायु प्राकृतिक प्रवाह गर्त के माध्यम से भट्टी में होती है। जो बात हमने अभी बता रखी है ये बात आपको लिख के आनी है। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है। बॉयलर के बाँह खोल में इसकी 2:3 ऊंचाई तक पानी भरते हैं। जो बॉयलर है उसमें 2:3 का पानी उसमें भरा होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, बॉयलर भट्टी में उपजी उष्मा सीधे इस प्रकार पहुंचती है कि बॉयलर भट्टी के उष्मक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तिर्यक नलिकाओं को 1 या 2 जोड़ पानी क्षेत्र में जोड़ते हुए लगाए जाते हैं। मतलब कि इसमें ये बताया गया है, देखिए पहली चीज़ ये बताई गई जिसमें पानी भरा जाएगा वो 2/3 होगा। ठीक है, और इसमें जो ट्यूब होगा वो 1 जोड़े या फिर 2 जोड़े यानी कि 2 पाइप या फिर 4 पाइप होंगे सिंपल वर्टिकल बॉयलर में। ठीक है, अब देखिए इसमें और बता रहा है इन नलिकाओं की संख्या 6 तक हो सकती है। इसके अलावा ये बता रहा है इसमें नलिकाओं की संख्या 6 तक हो सकती है। नलिकाएं कुछ झुकी स्थिति में लगाई जाती हैं जिससे कि पानी का प्रवाह ऊंची और दक्षतापूर्वक हो सके। ठीक है, उसको झुका कर लगाते हैं ताकि हमारा जो उसकी दक्षता बढ़ जाए और ऊंचे प्रकार से पानी का
फ्लो हो सके। अब देखिए, बाँह खोल के ऊपरी भाग पर एक प्रवेश छिद्र होता है, जिससे होकर कोई व्यक्ति सरलतापूर्वक बॉयलर के निरीक्षण या सफाई का कार्य के लिए अंदर जा सकता है। और अतिरिक्त नलिकाओं के प्रत्येक सिरे पर एक हस्तछिद्र मतलब कि हैंड होल होता है, जिससे हाथ द्वारा नलिकाओं की सफाई की जा सके। यहाँ पर दोनों के बारे में हमने ऊपर ही बता दिया था। जो कि मेन होल था, तो मेन होल में क्या होता है कि कोई भी आदमी अंदर जाकर उसके मरम्मत और सफाई क्या कर सकता है। उसी प्रकार से हैंड होल है, तो हैंड होल में क्या बताया गया कि हाथ से जो ट्यूब की सफाई की जा सकती है, उसके लिए बना होता है। ये चीज़ें हमने अपने ऊपर ही बता दिया फिगर में ही, वहाँ से आप इससे अच्छे से समझिए लिख सकते हैं। आगे है, जाली के तल के ऊपर एक भट्ठी द्वार मतलब कि फायर होल होता है। इसके द्वार से जलने के लिए ईंधन और जाली पर रखा जाता है, मतलब कि ईंधन को जाली पर रखा जाता है। जो चीज़ हमने ऊपर बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखना भी है। आगे देखिए, ईंधन दहन के फलस्वरूप उपजी ऊष्मा पानी को गर्म करती है, भाप उठ जाती है और भाप निकास बाहर खोल कर शीर्ष पर लगे स्टॉप वाल्व द्वारा होता है। मतलब कि भाप का निकास, जो भाप को निकाला जाता है वो स्टॉप वाल्व के द्वारा होता है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त बॉयलर पर अनावश्यक चढ़ाव मतलब माउंटिंग्स होती हैं, जैसे कि वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, फीड चेक वाल्व और ब्लो ऑफ कॉक, फ्यूजिबल प्लग, मेन होल। ये सब बॉयलर के ऊपर सब लगे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, माउंटिंग्स कहलाती है। इसके पहले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि माउंटिंग्स क्या है। ठीक है, आगे देखिए, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कि बॉयलर के उष्मक क्षेत्र तथा जाली के क्षेत्र में लगभग अनुपात जो होगा वो हमारा 10:1 का होगा। ठीक है, जो उष्मक क्षेत्र है मतलब कि हीटिंग एरिया है, और जो हमारा जाली का क्षेत्र है वो दोनों का अनुपात जो होगा 10:1 का होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, बॉयलर की ऊंचाई समांतर 2.75 मीटर्स और बॉयलर का खोल का डायमीटर 1.2 मीटर होता है। ठीक है, जो वर्टिकल बॉयलर है उसकी जो लंबाई होगी वो 2.75 मीटर और उसका जो व्यास होगा वो 1.2 मीटर का होगा। ठीक है, यह बॉयलर कम मात्रा में भाप जनन के लिए उपयुक्त है, मतलब कि जब कम मात्रा में भाप जनन की आवश्यकता हो तब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, बॉयलर की भाप बनाने की क्षमता 5000 पर आवर है, मतलब कि 5000 किग्रा प्रति घंटा है। ठीक है, जिस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया इसका प्रयोग लॉन्ड्री कार्य था औद्योगिक क्षेत्र में प्रोसेस के लिए किया जाता है। देखिए, इतना हमने बताया, तो आपको कौन कौन सी जब पर भी बॉयलर के बारे में लिखने आएगा तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे इसमें हमने PDF में आपको दिया है, ऐसे पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, ये लास्ट का ये 2 पॉइंट, उसके बाद में जिसमें डाटा दिया गया सही से ये चीज़ें, और ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद से ये पॉइंट आपको लिख लेना है जिसमें 6 नलिकाएँ हो सकती हैं, और इसके ऊपर का जो है हम इसमें जिसमें बताया गया है ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को लिखना है। उसके अलावा इसमें अगर इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि पहले कंस्ट्रक्शन लिखें, ठीक है, उसके बाद से दूसरा हेडिंग जो है उसका वर्किंग लिखें, तो आप और भी अच्छे से लिख पाएंगे। लेकिन से सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट लिखे, ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखे, फिर तीसरा पॉइंट लिखे, जैसे हमने PDF में दिखा रखा है। इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप पूरा जो है जैसे कि आपको बुक में दिया होगा कि पूरा थियरी जैसा बस लिखते चलेगा, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिख के नहीं आना है। ओके, तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको फिगर से समझना है और फिगर को ज़रूर से बना के आना। फिगर बना के नहीं आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिगर बनाएंगे तो आपको 10 में से नहीं कुछ तो 8 नंबर मिल जाएंगे। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो 10 में से 3 नंबर या फिर 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो का आपको फिगर तो बनाना ही बनाना है। फिगर का प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, आप फिगर से समझिए और फिगर को एक्सप्लेन करके आइए, आप कुछ डाटों को याद कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉकरन बॉयलर और उसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।